नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो मैं हाजिर हूं देश और गोवा की तमाम बड़ी खबरें लेके। सबसे पहले बात करेंगे खेल की उस खबर से जिससे पूरी दुनिया में एक ध्यान सबकी ओर खींच लिया है। बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच की, जहां मैच के बाद अब क्रिकेट मैदान में ही नहीं बल्कि कॉन्फ्रेंस रूम में भी घमासान मचा हुआ है। और इस बार मामला सिर्फ बॉल बैट का नहीं है, ट्रॉफी चुराने का है। एशिया कप 2025 जीतने के बावजूद भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मंत्री के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली। और अब इस मुद्दे पर बीसीसीआई ने एसीसी की बैठक में पाकिस्तान पर सीधा वार कर दिया। बीसीसीआई का सीधा सवाल है कि ट्रॉफी है कहां। दरअसल मंगलवार यानी 30 सितंबर को एसीसी की सालाना बैठक हुई। बीसीसी के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष सेलार इस बैठक में पहुंचे थे और सीधे सवाल दागे, जब भारत विजेता है तो ट्रॉफी मोहसिन नकवी के पास क्यों? किस हक से वो ट्रॉफी वापस ले गए? बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी की उस हरकत की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी उठाई और चलते बने। भारत ने कहा यह खेल भावना के खिलाफ है। ये भी बताया कि भारत शुरू से ही नकवी के किसी भी औपचारिक ट्रॉफी सेरेमनी में शामिल होने के विरोध कर रहा था। अब मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लौटाने के लिए शर्त रख दी है। उसने कहा मैं खुद भारतीय टीम को ट्रॉफी दूंगा एक औपचारिक कार्यक्रम में। अब जरा सोचिए, ट्रॉफी भी खुद ले गए, अब वापसी भी अपनी शर्तों पे कर रहे हैं। क्या ये कोई क्रिकेट है या फिर ट्रॉफी का अपहरण? आपको याद दिला दें कि 28 सितंबर को जब भारत ने एशिया कप जीता तब मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पे आए, लेकिन भारतीय टीम ने साफ कहा कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को ट्रॉफी चोर, खेल का दुश्मन, स्पोर्ट्समैन इस चिप में का गला घोटने वाला देश बताया। कहता गया कि पाकिस्तान जैसी टुच्ची हरकत कोई नहीं करता, क्योंकि भाई साहब जीत हमारी, पसीना हमारा और ट्रॉफी आपके पास। ऐसा कब से होने लगा? अब बीसीसीआई ने कहा कि ट्रॉफी की वापसी होनी चाहिए बिना किसी ड्रामे और शर्त के। और दर्शकों, इस खबर से सिर्फ एक बात साफ होती है कि पाकिस्तान अब क्रिकेट की हार को छिपाने के लिए ट्रॉफी तक अपहरण कर ले रहा है। तो अगली बार जब आप खेले तो खेल भावना बहुत जरूरी है। और एक मिसाल सबके सामने होगी जहां पाकिस्तान ने ट्रॉफी छुपा ली और भारत ने दुनिया को दिखाया असली स्पोर्ट्समैन कौन है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हाइफा की गलियों में आजादी की कहानी गूंजती है और वो कहानी लिखी है भारतीय वीरों ने। पहली बार नहीं बल्कि हर साल हाइफा के बच्चे इस सच को अपनी किताबों में पढ़ते हैं। इतिहास की पाठ्य पुस्तकें अब अंग्रेजों का नहीं, भारतीय सिपाहियों का नाम लेती है। कक्षा 3 से 5 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है कि तलवार और भालों से लैस भारतीय घुड़सवारों ने 1918 में ओटोमन साम्राज्य को कैसे ध्वस्त कर हाइफा को आजाद कराया। सोचिए, किसी और मुल्क की नई पीढ़ी को अपने ही हीरो के तौर पर भारतीय सैनिकों को पढ़ रही है। यह सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि भारत और इजराइल की गहरी दोस्ती की जीवित मिसाल है। हाइफा की किताबें भारतीय वीरों की कहानियों से भरी पड़ी हैं और वहां की हिस्टोरिकल सोसाइटी स्कूल स्कूल जाकर बच्चों को यह किस्सा सुना रही है कि किस तरह मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लॉरेंस ने अपने जान देकर यह शहर आजाद कराया था। भारत ने भी इस रिश्ते का उतना ही सम्मान दिया। दिल्ली के 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक करने का हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाइफा जाकर भारतीय शहीदों को नमन करना, यह दोस्ती हर कदम और मजबूत हो रही है। इजराइल ने भी भारतीय वीरों की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया। 2018 में हाइफा की आजादी की शताब्दी पर भारतीय घुड़सवारों के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। हाइफा की धरती पर आज भी भारतीय कब्रिस्तान उन बलिदानों की गवाही देता है। साफ है, जब हाइफा के बच्चे अपनी किताब में भारतीय सैनिकों का शौर्य पढ़ सकते हैं तो वह सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते, वह भारत इजराइल की दोस्ती की नींव को और गहरा कर रहे होते हैं। यह रिश्ता कूटनीति का नहीं, खून और बलिदान का है। और जब इतिहास बच्चों की किताबों में जिंदा हो जाए तो समझ लीजिए कि यह दोस्ती आने वाली पीढ़ियों तक अटूट रहने वाली है। अगली खबर का रुख करेंगे। एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सरकार आज बंद हो चुकी है। जी हां, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिकी सरकार का कामकाज ठप हो गया है और वजह है संसद में बजट पर बनी भारी खींचतान। दरअसल मंगलवार शाम को अमेरिकी संसद में फंडिंग बिल पर वोटिंग हुई। बिल पास होने के लिए 60 वोट चाहिए थे, लेकिन मिले सिर्फ 55, यानी कि बिल फेल हो गया और सरकार के पास अब कोई फंड नहीं बचा। इस बार की तनातनी है कि ट्रंप की रिपब्लिकन सरकार और डेमोक्रेटिक सांसदों के बीच। रिपब्लिकन सांसदों ने 21 नवंबर तक सरकार को चलाने के लिए
अल्पकालिक फंडिंग बिल पेश किया था, लेकिन डेमोक्रेट सांसदों ने इसका विरोध किया। विवाद की जड़ है ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी कार्यक्रम। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि इस योजना को और फंड्स मिले, जबकि ट्रंप सरकार खर्चों में कटौती कर रही है। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है शटडाउन। दरअसल अमेरिका में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अक्टूबर से होती है। इससे पहले संसद को यह तय करना होता है कि सरकार का पैसा कहां और कितना खर्च होगा। अगर तय समय तक यह सीमित और सहमति नहीं बन पाती है तो सरकार विभागों को फंड नहीं मिलता और सरकार का सारा गैर जरूरी कामकाज बंद हो जाता है। इसी को कहा जाता है शटडाउन। या इसी शटडाउन का सबसे बड़ा असर पड़ेगा 7.5 लाख संघकारी कर्मचारियों पर, जिन्हें अपना बिना सैलरी काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कई अहम सेवा प्रभावित होंगी, जैसे नेशनल पार्क्स बंद हो जाएंगे, फूड सपोर्ट प्रोग्राम रोके जाएंगे, स्कूल को मिलने वाली फंडिंग अटकी, स्टूडेंट लोन प्रोसेसिंग बंद, कुछ वीजा और पासपोर्ट सेवाएं भी धीरे में हो सकती हैं। कुछ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, सीमा सुरक्षा और हवाई उड़ानें भी जारी रहेंगी। लेकिन कम स्टाफ के साथ जानकारों का कहना है कि शटडाउन का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखेगा। हर हफ्ते 0.1 से 0.2% तक की आर्थिक गिरावट हो सकती है। यानी जितना लंबा शटडाउन चलेगा, अमेरिका को उतना बड़ा नुकसान होगा। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आज है 1 अक्टूबर और ये नया महीना लेकर आया है ढेर सारे नए नियम और बदलाव, जो सीधे आपकी जेब, आपकी यात्रा और आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, गैस सिलेंडर भरवाते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं या पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं, तो जरा गौर से सुनिए, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। शुरुआत करते हैं रेलवे के बड़े बदलाव से। अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करना पहले जैसा नहीं रहेगा। 1 अक्टूबर से रिजर्वेशन खुलते ही पहले 15 मिनट तक सिर्फ वही यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार पहले से वेरीफाई है। यानी अगर आप अभी तक आईआरसीटीसी पर अपना आधार लिंक नहीं कराया तो टिकट बुकिंग में देरी हो सकती है। पहले यह नियम सिर्फ तत्काल टिकटों पर लागू था, लेकिन अब इसे समान बुकिंग पर भी लागू किया गया है ताकि टिकट दलालों पर लगाम कसी जा सके। अब बात करेंगे गैस सिलेंडर की। 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में जैसे शहरों में आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को दाम बदले गए थे और अब इस महीने फिर भी दाम घट या बढ़ सकते हैं। तो अगली बार जब आप गैस भरवाएं तो पहले रेट चेक कर लें, क्योंकि सिलेंडर के दाम सीधे आपकी रसोई के बजट पर असर डालते हैं। इसके साथ साथ पेंशन स्कीम में भी बदलाव आया है। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस अटल पेंशन योजना, एनपीएस लाइट से जुड़े चार्जेस में फेरबदल किया है। अब नया पीआरएएन नंबर खुलवाने पर सरकारी कर्मचारियों को ईपीआरएन किट के लिए 18 रुपए देने होंगे। एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए भी फीस स्ट्रक्चर को आसान कर दिया गया है। ये सारे बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। यूपीआई यूजर्स को भी इसी खबर पर ध्यान देने की जरूरत है। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप से P2P ट्रांजैक्शन फीचर हटाया जा सकता है। यूपीआई यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। यानी अब सीधे एक व्यक्ति से दूसरे को पैसे भेजने के तरीके में बदलाव आ सकता है। यह फैसला डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने और फ्रॉड रोकने के मकसद से लिया गया है। हालांकि कंपनियां इसकी डिटेल्स अलग से देंगी, लेकिन तैयार रहिए। इसके अलावा डाक सेवाओं में भी बदलाव होने जा रहा है। इंडियन पोस्ट ने स्पीड पोस्ट के रेट्स में फेरबदल किया है। कुछ जगहों के लिए दरें घटाई गई हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर दरें जो है उन्हें बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अब आपको ओटीपी आधारित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। यानी सेवा बेहतर हुई, लेकिन जेब पर थोड़ा भार पड़ सकता है। इसके अलावा विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना आसान हुआ है। विदेशी यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। 1 अक्टूबर से वह डिजिटल अराइवल कार्ड ऑनलाइन भर सकेंगे, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए। भारतीय नागरिक और ओसीआई कार्ड धारकों को इससे पहले से ही छूट मिलती है। तो दोस्तों, ये थे 1 अक्टूबर से लागू होने वाले बड़े बदलाव। हर बदलाव आप से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके लिए सतर्क रहिए, अपडेटेड रहिए और सही फैसला लीजिए। आज 1 अक्टूबर से कुछ चीजों के नियमों में और रेट में, चार्जेस में बदलाव हुए हैं और कुछ पे सरकार ने, रिजर्व बैंक ने कोई बदलाव नहीं किया। सबसे पहला बदलाव रेल टिकट रिजर्वेशन का है। ऑनलाइन करते हैं तो 15 मिनट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आधार आपका लिंक जो है वेरिफिकेशन जरूरी है।
ये एक बदलाव किया गया है। तो सुबह का समय आपको व्यक्तिगत बुकिंग करवाने के लिए मिलेगा। वहीं यूपीआई के नियमों में कुछ बदलाव किया है एनपीसीआई ने। यूपीआई में पहले जहां 1 लाख रुपए तक एक दिन में आप ट्रांसफर कर सकते थे, अब 5 लाख रुपए तक आप दिन में ट्रांसफर कर सकेंगे। दिल्ली से जहां देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी और इसका फायदा करीब 49.2 लाख कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। महंगाई भत्ता मूल वेतन और पेंशन के 58% पर पहुंच गया है। यह राशि जुलाई, अगस्त और सितंबर के बकाया वेतन के साथ अक्टूबर में दी जाएगी ताकि त्योहारों के समय कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके। सरकार ने महंगाई भत्ते के संशोधन को 7वें वेतन आयोग के तहत किया गया है। साल में 2 बार महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है और यह इस साल का दूसरा और संभावित अंतिम बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह कदम आर्थिक राहत के साथ साथ उनकी उम्मीदों को भी पूरा करता है। इससे भी बड़ा फैसला शिक्षा और कृषि क्षेत्र में आया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनमें 20 स्कूल उन जिलों में होंगे जहां पर पहले कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं था। 14 आकांक्षी जिलों में, 4 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में और 5 नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित है। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा बेहतर पहुंच मिलेगी। साथ ही रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि का फैसला किसानों के हित में लिया गया है। 2026-27 के दौरान अनुमति खाद 297 रुपए लाख मैट्रिक टन और किसानों को इस बढ़ी हुई एमएसपी पर 84,263 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अहम माना जा रहा है। तो देखा जाए तो मोदी सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों, पेंशनर, छात्रों और किसानों के लिए 3 अहम फैसले लेकर उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, नए केंद्रीय विद्यालय और रबी फसलों का एमएसपी वृद्धि, यह 3 फैसले देश भर में राहत और उम्मीद की किरण को लेकर आए हैं। अब अगली खबर का रुख करेंगे नई दिल्ली से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और इस देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इस बार संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, लेकिन संघ वट वृक्ष की तरह मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री ने स्वयंसेवकों की वीरता और समर्पण को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हर आपदा के समय देशवासियों की मदद की, चाहे वह कोरोना काल हो या कोई प्राकृतिक आपदा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संघ की विचारधारा में कोई बड़ा या छोटा हिंदू नहीं है। हर स्वयंसेवक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ता रहा। संघ ने हमेशा एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान की परंपरा का पालन किया और राष्ट्र सेवा में सदैव अग्रणी रहा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को नवरात्रि और महानवमी की बधाई देते हुए विजयदशमी के महत्व को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि यह पर्व एक अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य और अंधकार पर प्रकाश की जीत का संदेश देता है। पीएम मोदी ने संघ के स्थापना दिवस को सिर्फ एक संगठन की उपलब्धि नहीं, बल्कि हजारों सालों से चली आ रही राष्ट्र चेतना का पुनरुत्थान बताया। उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम संघ के शताब्दी वर्ष के गवाह बन रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कोटि कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी और संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगोवर जी को चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने स्वयंसेवकों की वीरता और समर्पण को याद करते हुए कि उनका कार्य देश और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संघ का शताब्दी वर्ष न केवल संगठन की सफलता का प्रतीक है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक संदेश है कि सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति किसी भी समय चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हमारी ताकत बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में संघ वटवृक्ष की तरह अडिग है और उसी कि यह शताब्दी देशवासियों को, खासकर नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का साक्ष्य है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, यूपी की खबरों का रुख करते हैं। सियासत में, यूपी की सियासत में अगर बात करें, सितंबर का आखिरी हफ्ता समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी लेकर आया। योगी सरकार में एक के बाद एक मुकदमे के चलते सपा के बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पहुंच गए थे, लेकिन अब अदालत में उन्हें राहत मिलना शुरू हो गई है। पिछले 10 दिनों में आधा दर्जन दिग्गज नेता जेल से बाहर आए और इसे अखिलेश यादव ने न्याय की जीत करार दिया। सबसे पहले 23 महीने बाद रामपुर से आजम खां बाहर निकले। वहीं आजम खां, जिन पर 104 मुकदमे किए गए थे,
फिर एटा और कासगंज की सियासत के चर्चित चेहरे जोगेंद्र सिंह यादव और पूर्व विधायक रामेश्वर यादव लगभग 3 साल बाद जेल से बाहर आए। मंगलवार को कानपुर की राजनीति के कद्दावर सपा नेता और 5 बार के विधायक रहे इरफान सोलंकी भी 34 महीने बाद जेल से आजाद हुए और इसी कड़ी में बाहुबली मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी भी 39 दिन बाद जेल से बाहर आए। एक एक करके इन रिहाइयों ने समाजवादी पार्टी को नई ऊर्जा दी है। कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और अखिलेश यादव अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से मिलने वाले हैं, जबकि जोगेंद्र रामेश्वरों से फोन पर बात हो चुकी है। वह इरफान सोलंकी से भी जल्द मुलाकात का कार्यक्रम है। बीजेपी कह रही है ये नेता बरी नहीं हुए, केवल जमानत पर बाहर आए, लेकिन सपा इसे राजनीतिक जीत मान रही है। चुनावी राजनीति की दृष्टि देखें तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले घटनाक्रम अखिलेश यादव के लिए बड़ा सहारा है। यूपी की सियासत में जेल से बाहर आए इन चेहरों का कितना असर होगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी के लिए यह हफ्ता उम्मीदों की नई किरण लेकर आया और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल अब पहले से कहीं ज्यादा बुलंद नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे चुनावी राज्य बिहार की ओर चलते हैं, जहां पोस्टर चुनावी मौसम है। हर दिन आपने अपने अंदाज में जनता तक पहुंचने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इस बार आरजेडी ने आई लव के जरिए प्यार, एकता और सामाजिक सौहार्द का संदेश देकर राजनीतिक पिच पर एक नया शॉट लगा दिया। जब देश भर में आई लव मोहम्मद, आई लव अखिलेश जैसे नारे विवादों में हो, तब बिहार में आरजेडी ने इस बहस को एक नया सकारात्मक मोड़ दे दिया। आरजेडी ने पटना स्थित अपने कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन चुका है। पोस्टर पूरी तरह से अंग्रेजी में तैयार किया गया है। ऊपर लिखा है हैप्पी दशहरा। एक तरफ लालू प्रसाद यादव है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तस्वीर है। बीच में बड़े अक्षरों में लिखा है आई लव लालू एंड तेजस्वी और नीचे लिखा है बिकॉज लालू इज वॉइस ऑफ पुअर, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी पीपल। यानी पोस्टर सिर्फ दशहरे की बधाई नहीं बल्कि राजनीतिक बयान भी है, वो भी प्रेम और एकता का पैकेज बनकर। इस पर आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने साफ कहा कि देश में आई लव को लेकर जो नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, आरजेडी उसका जवाब प्यार से देना चाहती है। यह पोस्टर ना सिर्फ चुनावी संदेश है बल्कि समाज को जोड़ने का प्रयास भी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जहां बीजेपी समाज को बांटने की राजनीति कर रही है, वहीं हम लव इज लाइफ का संदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि यह पोस्टर भले ही प्रेम और सौहार्द का प्रतीक हो, लेकिन इसकी टाइमिंग चुनाव से पहले आई है, जो संकेत देता है कि आरजेडी अपने चुनावी अभियान में नया नैरेटिव सेट कर रही है। आई लव के बहाने विरोधियों को जवाब, युवाओं को जोड़ने की कोशिश और सोशल मीडिया पर जगह बनाने की यह राजनीति है। अगली खबर का रुख करेंगे और अब रुख करते हैं गोवा की खबरों का। 2 अक्टूबर को देश भर में स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर 2025 को गोवा के मीरामार बीच पर कुछ खास देखने को मिला। पणजी स्थित मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई अभियान में भाग लिया और यह दिखा दिया कि स्वच्छ भारत सिर्फ एक सरकार की योजना नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक समुद्र तट पर आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर स्वच्छता उत्सव कार्यक्रम को सफल बनाया। यह कार्यक्रम केवल प्रतीकात्मक नहीं था बल्कि यह संदेश देने के लिए था कि सरकारी महकमे सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, वो जमीनी स्तर पर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी स्वच्छ अभियान का आयोजन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाले स्वच्छ भारत दिवस से पहले देश भर में सफाई और जन भागीदारी को बढ़ावा देना। आपको बता दें कि यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए पखवाड़ा लंबे स्वच्छता ही सेवा SHS 2025 का हिस्सा था और मीरामार बीच पर हुआ यह आयोजन इस पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतिम प्रभावशाली पड़ाव में से एक रहा। ऐसे अभियानों से आम नागरिकों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि स्वच्छ भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक व्यवहारिक मिशन है जिसमें हर किसी की भागीदारी जरूरी है। और क्या कुछ कहा मुख्य आयकर आयुक्त ने, यह भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज आयकर विभाग जो है पंजिम गोवा मीरामार बीच पे स्वच्छता दिवस मनाने के तहत मीरामार बीच की सफाई के लिए पूरा विभाग एकजुट हुआ है, जिसमें हमारे सारे प्रभार के सभी विंग्स हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग, TDS, जाओ और फेसलेस सभी चार्जेस ने मिलकर एक योगदान दिया है। और जैसा कि हम लोग अपने ऑफिसेज को स्वच्छ रख रहे हैं, इस अभियान के तहत मीरामार बीच को हम लोग साफ करेंगे और गोवा के सभी
जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं सबको एक आह्वान भी करेंगे कि अपने अपने जो क्षेत्र हैं जहाँ रहते हैं और जो कार्य क्षेत्र हैं, ऑफिस हैं, सबको एकदम स्वच्छ रखें और स्वच्छता के वातावरण में अपना डेली निर्वाह करें, अपना ऑफिस में जाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। गोवा से एक बेहद प्रेरणादायक खबर आई। साखली नगर पालिका से विशेष बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक अनोखा कदम उठाया गया। नगर पालिका की अध्यक्षता सिद्धवी प्रभु ने के नेतृत्व में हर साल एक विशेष बच्चे को 1 वर्ष के नगर पालिका में काम करने का अवसर दिया जाएगा। इस पहल का पहला कर नवरात्र उत्सव के दौरान किया गया। नगर पालिका ने वाटदेव सवर्ण स्थित केशव सेवा साधना नामक विशेष बच्चों के विद्यालय के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के तहत विद्यालय की ओर से सुझाव गए बच्चों को नगर पालिका में काम करने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य न केवल उन्हें रोजगार देना है बल्कि समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका देना है। नगर पालिका का यह कदम यह संदेश देता है कि समाज के हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए। पहले साल के लिए नवेली साखली की कृतिका नाइक को नगर पालिका में काम करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने नगर पालिका की गतिविधियों में योगदान देने के साथ साथ 10 से 12 हजार रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। नगर पालिका ने इस पहल को एक मिसाल बताते हुए कहा कि अन्य नगर पालिकाओं और पंचायतों को भी निजी संस्थानों को भी इस तरह से कदम उठाकर विशेष बच्चों को रोजगार और अनुभव का अवसर देना चाहिए। जी नमस्कार। ऐसे हुआ कि सौ मंजिली जो केशव सेवा साधना की वन ऑफ द टीचर हैं, उन्होंने मुझे कुछ फंक्शन के लिए हमारे काउंसिल को बुलाया था और उधर हमने जो देखा वातावरण की ये टीचर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेमेंट्स जो जितना और उनका मैनेजमेंट जितना उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि हमने भी कुछ करना है उनके लिए। सो तभी हम लोगों ने हमारे पूरे काउंसिल टीम ने एक मीटिंग लेके हम हर साल एक ऐसा एमओयू बनाए केशव सेवा साधना के साथ जो उनका एलिजिबल स्टूडेंट है विद टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पैरामीटर, उनको इधर अप्रेंटिसशिप दे जो 1 साल की रहती है एट द तनख्वाह 10 to 12,000। सो एक मत से सभी काउंसिलर ने हमारा ये सुझाव मान्य किया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ। और रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का। फिलीपींस से दिल दहला देने वाली खबर आई। सेबू सिटी और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार को 6.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सेबू प्रांत के बोबी शहर से 17 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में था। इस तेज भूकंप के तटवर्ती इलाके में भारी तबाही हुई और अब तक कम से कम 69 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एक पत्थर का गिरजाघर पूरी तरह तबाह हो गया। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। दानबत्यान कस्बे के सहित कई जगहों पर बिजली कटौती हो गई, जिससे राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो सकते हैं। फिलीपींस दुनिया के सबसे आपदा संभावित देशों में से एक है। यहाँ प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहाँ भूकंप और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक घटनाएं आम हैं। यहाँ पर हर साल कई तूफान और चक्रवात भी आते हैं। इस साल जनवरी में भी फिलीपींस में 2 बड़े भूकंप आए थे, लेकिन तब किसी तरह हताहत होने की कोई जानकारी नहीं थी। फिलकोल्स और फिलीपींस के भूकंप विज्ञान एजेंसी ने इस बार समुद्री भूकंप के बाद आफ्टर शॉक की चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि समुद्री जलस्तर में तेजी से बदलाव होने की संभावना है। स्थानीय लोगों को असामान्य लहरों और समुद्री धाराओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने बुधवार को फिलीपींस में आए इस विनाशकारी भूकंप पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दूतावास ने कहा कि वह भूकंप के प्रभावित लोगों और फिलीपींस की सरकार व जनता के साथ खड़े हैं और उनकी सुरक्षा और राहत के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। भूकंप के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीम, राहत संगठन प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और बचाव अभियान चल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे तीव्र भूकंप के बाद कई दिनों तक आफ्टर शॉक आने की संभावना रहती है, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। फिलीपींस में इस भूकंप ने एक बार फिर से यह याद दिलाया है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहना कितना महत्वपूर्ण है। प्रशासन और राहत एजेंसियों को प्रभावित लोगों की मदद में जुटी है और दुनिया भर के देश फिलीपींस को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।